हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। डायहाइब्रिड क्रॉस की कुछ ट्रिक्स भी देखी थी। साथ में पनेट स्क्वायर बनाए बिना भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखा था। दो तरीके से कर सकते थे, एक ये था और एक दो अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ के भी कर सकते थे। ये हम डाई ट्राई टेट्रा के तक के लिए और आगे तक के लिए भी हम फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ लिमिटेड है, डायहाइब्रिड तक लिमिट रहेगा। इसी में आगे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझा था, जिसके अकॉर्डिंग था क्या कि कोई भी करेक्टर किसी भी करेक्टर का साथ जा सकता है। मतलब अगर हम कहें तो एक करेक्टर का ट्रांसफर किसी दूसरे करेक्टर के ट्रांसफर पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं होता। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय शटर एंड बोवरी। सबसे पहले मेंडल ने अपना वर्क जो पब्लिश किया था, इनहेरिटेंस, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1856। तो मेंडल का वर्क जो पब्लिश हुआ था 1865 में पब्लिश हुआ था। 1865 में पब्लिश होने के बाद वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। कब तक? 90s तक, मतलब कि 1900 तक ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। इसके पीछे कई सारे कारण रहे, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का यूज था, तो इस तरह से वो कई सालों तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। तो उसमें स्टैटिक्स का यूज किया गया था बेसिकली। अब मेंडल ने जब पब्लिश किया था, कब? 1865 में, और 90s तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। अब इसके बाद क्यों? कई सारे रीजंस थे। पहला क्या था? कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस समय पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था, जिससे कि उनके वर्क के बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई, मतलब वर्क के बारे में ज्यादा नहीं पता चला। दूसरी बात, सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन or factor in Mendel's word as stable and discrete unit that control the expression of trait of the pair of alleles which does not blend with each other। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो जीन थे, जिसको वो फैक्टर्स बोलते थे, उनके दो ट्रेट हुआ करते थे जो कि एक डिस्क्रीट यूनिट थे, और वो दोनों ब्लेंड नहीं होते। वो दोनों ब्लेंड, जो जीन और एलील थे, एलील एक्चुअल में ब्लेंड नहीं होते थे, ट्रेट ब्लेंड होते थे। उनका एक्सप्रेशन ब्लेंड हो सकता था, जैसा कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी पढ़ा था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड और वाइट जो ट्रेट था वो ब्लेंड होके पिंक बना था। क्योंकि इसके एलील ब्लेंड नहीं हुए थे, इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेपरेट भी हो गए थे, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते थे। सेम यहाँ पे क्या होगा? ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डू नॉट डिड नॉट ब्लेंड, मतलब कि एलील्स ब्लेंड नहीं होते। अब ये जो कंटेम्परेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन, अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, thirdly, Mendel's approach using the mathematical expression। तो कितने हुए? पहला रीजन क्या था अनरिकॉग्नाइज रहने का? क्योंकि कम्युनिकेशन वहां पे उस समय था नहीं। कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से वो दूर तक नहीं जा पाया। नेक्स्ट क्या था? जो जीन थे वो वो डिस्क्रीट यूनिट थे। जो उनके एलील्स थे वो कभी ब्लेंड नहीं होते थे। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड एलील, ट्रेट एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील which did not blend। अब एलील्स ब्लेंड नहीं होंगे with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuously variations seen in nature। अब जैसा कि वेरिएशन आ रहा था उसमें वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए कि एक कोई ट्रेड था, कैपिटल आर वाला कोई ट्रेड रहा होगा, एक स्मॉल आर वाला कोई ट्रेड रहा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग ये ब्लेंड नहीं हो रहे थे, तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए था। जब ब्लेंड नहीं हो रहे थे तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए था, लेकिन वेरिएशन आ रहा था, जो कि ये वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो यहाँ पे तीन कारण थे जिस वजह से ये एक्सप्रेस, मतलब कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। अब इसमें अगर
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? Mendel approach using the mathematics to explain the biological phenomena. अब मेंडल ने तीसरे वाले में क्या कहा कि वो तीसरा पॉइंट क्या था कि उसने मैथमेटिक्स का यूज किया था बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। was totally new and unacceptable. अब नई चीज थी एक उस समय पे कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज करना, और ये अनएक्सेप्टेबल था। Biologist of his time, finally, though Mendel's work suggested that factor, जिसको जीन कहते हैं, वह discrete unit। बाद में पता चला जो फैक्टर्स थे जिसको जीन कहते हैं अब, वो discrete unit ही थे। He could not provide any physical proof for the existence of factor। इनके पास फैक्टर को एक्सप्लेन करने का या फिर फैक्टर को प्रूफ करने का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो पहला रीजन क्या था? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन पहला रीजन था, दूसरा रीजन हम मान सकते हैं कि यूज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें कि स्टैटिक्स का यूज किया था इन बायोलॉजिकल फिनोमेना। थर्ड क्या था कि उन्होंने बताया था कि एलील्स ब्लेंड नहीं होते। एलील्स डिड नॉट ब्लेंड। एलील्स ब्लेंड नहीं होते, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नो एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे वेरिएशन आ रहे थे, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आ रहे थे, और वेरिएशन ब्लेंडिंग के बिना आ रहे थे, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये तीन रीजन थे जिस वजह से मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। नेक्स्ट क्या है इसमें? अब नेक्स्ट तीन साइंटिस्ट आते हैं। कौन? 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कोरेंस और टेजरमैक। तो ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कोरेंस और टेजरमैक, ये तीन साइंटिस्ट आए। इन तीन साइंटिस्टों ने मिलके मेंडल की रूल की या मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी की। तो हम कह सकते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स थ्योरी। तो मेंडल्स की थ्योरी का रीडिस्कवरी किसने की थी? तो ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन टेजरमैक ने की थी। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी की थी। इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग थे ये तीनों। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ऑल्सो बाय दिस टाइम, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, जैसा कि वहां उस समय पर माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट आ रहा था, were taking place, scientists were able to carefully observe the cell division। वहां पे वो सेल डिवीजन को भी ऑब्जर्व कर पाते थे। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोमल मूवमेंट जो होता था, क्रोमोसोमल मूवमेंट को मियोसिस के टाइम पे भी ऑब्जर्व कर पाते थे, जिससे कि वो उन फैक्टर्स को जान सकें कि मूवमेंट एक्चुअल में हो कैसे रहा था, या फिर फैक्टर्स या जीन एक्चुअल में किस तरह से एक जगह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते थे, वो सब वो ऑब्जर्व कर पाते थे। दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट appear to double एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपी की मदद से पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसमें कुछ मटेरियल है, वो डिवीजन से जस्ट पहले डबल होता है, और डिवीजन से जस्ट पहले डबल होने के बाद दो नई सेल में डिवाइड हो जाता था।
तो इस तरह से पता चला। दीज वर कॉल्ड क्रोमोजोम, जिनको बाद में क्रोमोजोम बोला गया। मतलब न्यूक्लियस में जो मटेरियल सिंगल पड़ा हुआ था वो डिवीजन से जस्ट पहले डबल हुआ और फिर वो डिवाइड हो गया, जिसको बाद में कहा गया क्रोमोजोम। क्रोमा मतलब होता है कलर, क्रोमा मतलब कलर, मतलब कि कलर्ड बॉडी, एज दे वर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग। कलर बॉडी है जो कि स्टेनिंग के द्वारा देख सकते थे, क्योंकि क्रोमोसोम जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं तो दिखेंगे भी नहीं, तो उसको स्टेन करना पड़ेगा तभी वो दिखते हैं, इसीलिए इसको क्रोमोसोम नाम दिया गया था। बाय 1902 मतलब कि 1902 में क्या हुआ, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। अब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम किस तरह से मूव करते हैं तो उस पे काम किया गया। किसने किया? वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, इन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी में काम किया था। कब? कि जब क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान मूव करते थे, किस तरह से मूव करेंगे मियोसिस में, वो सब देखा था थियोडोर बोवेरी और वॉल्टर सूटन ने। that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene and used chromosome movement। वहां पे देखा कि जिस तरह से जीन का बिहेवियर है वैसा ही क्रोमोसोम का भी बिहेवियर है, और उसको एक्सप्लेन किया मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया उसी की मदद से। तो मेंडल के लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहे थे कुछ हद तक। Recall that you have studied the behavior of chromosome during the mitosis। अब माइटोसिस में और मियोसिस में हमने पढ़ा था सेल डिवीजन में कि क्रोमोसोम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से क्रोमोसोम मूव किया करते हैं। अब माइटोसिस क्या था? इक्वेशनल डिवीजन था, और मियोसिस क्या था? रिडक्शनल डिवीजन था। तो इसको यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें माइटोसिस को बताया गया है, और सॉरी मियोसिस को बताया गया है। मियोसिस में किस तरह से बताया, ये जीवन फेज है, जीवन फेज को के बाद एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। अब यहाँ पे मेटाफेज नहीं दिया है, डायरेक्ट बताया गया है। मतलब कि जो जीवन फेज है उसमें जो 4 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम है, और 4 क्रोमेटिड के साथ, 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड के साथ एस फेज में डुप्लीकेशन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं एस फेज में, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। तो यहाँ भी ये G2 फेज में आ गए एस फेज क्रॉस करके। तो यहाँ भी 1 2 3 4, 4 ही क्रोमोसोम है, यहाँ भी 4 ही क्रोमोसोम थे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स चेंज हो गए क्या? यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 और 8, यहाँ 8 क्रोमेटिड हो गए। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे डबल हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे G1 S G2 फेज तक हमने देखा, जिसको हम इंटरफेज बोलते थे। अब इंटरफेज में मियोसिस 1 का एनाफेज जो होता था, वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होता था एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होता था, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते थे। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि डिप्लॉयड सेल है तो इसमें हैप्लॉयड कंडीशन, ये जो है ये हैप्लॉयड होगा और ये हैप्लॉयड होगा। सेम इसी तरह से ये भी डिप्लॉयड था टोटल, तो इसमें एक सेट हैप्लॉयड और दूसरा सेट भी हैप्लॉयड होगा। अब क्या होगा, एक हैप्लॉयड सेट एक तरफ जा रहा है, एक हैप्लॉयड सेट एक तरफ जा रहा है, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब मतलब ये पूरा सेट इधर चला गया, ये पूरा सेट इधर चला गया, मतलब कि ये कैसा हो गया हैप्लॉयड और ये कैसा हो गया हैप्लॉयड। हम कह सकते हैं कि मियोसिस 1 जो था वो रिडक्शनल था, रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस फर्स्ट क्योंकि रिडक्शनल था, क्योंकि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, लेकिन अभी भी स्प्लिटिंग नहीं हुई थी सेंट्रोमेयर की। लेकिन एनाफेज 2 में, मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में यहाँ पे स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे जुड़ा हुआ था ये क्रोमेटिड इसके साथ, यहाँ पे ये क्रोमेटिड अलग हो गए,
यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर था वो स्प्लिट हो चुका है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट होने के बाद जब ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम था, तो अब एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने कहा टोटल दो क्रोमोसोम थे रेड और येलो वाले, तो यहाँ पे रेड और येलो वाले 4 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो गई। एक सेंट्रोमेयर यहाँ आ गया, एक सेंट्रोमेयर यहाँ, एक ये और एक ये, तो 4 क्रोमोसोम हो गए। तो मतलब अगर मैं इन दो को हैप्लॉइड बोल रहा था, तो अब इस समय पे मैं इसको 2n बोलूंगा, क्योंकि दो सेट हो गए। एक सेट को हम n बोल रहे थे, एक सेट को हम n बोल रहे थे, तो यहाँ पे दो सेट है, तो दो सेट को हम 2n बोलेंगे। तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो गई, 2n कंडीशन हो गई, क्योंकि दो सेट इधर भी हैं, एक सेट ये और एक सेट ये। अभी दो दो सेट जो बने हैप्लॉइड हैप्लॉइड वाले, वो डिवाइड हो जाएंगे। एक सेट इसमें गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला सेट इधर आ गया, ये वाला सेट इधर आ गया और ये वाला सेट इधर आ गया। तो इस तरह से जो मियोसिस सेकंड का रिजल्टेंट बना, n, फिर n, फिर n और फिर n, मतलब अगर मैं मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड से कंपेयर करूं, तो प्रोफेज सेकंड में हैप्लॉइड कंडीशन थी, प्रोफेज सेकंड में हैप्लॉइड कंडीशन थी, और लास्ट में भी टीलोफेज सेकंड में हैप्लॉइड कंडीशन ही रहेगी। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गया, मतलब कि जो मियोसिस सेकंड होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हमने मियोसिस को समझा, और अगर ये समझ नहीं आया तो इसके बाद इसको समझने के लिए हम सेल डिवीजन वाले जो लेक्चर्स हैं उसको हम देख सकते हैं। अब ये एक टेबल दी हुई है, ये टेबल क्या कहती है, ये कंपेयर करती ए कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। अब ये कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट से पता लगाना है कि कौन जीन है और कौन क्रोमोसोम है। तो पता लगाते हैं। सबसे पहला क्या है कि अकर्स इन पेयर, इसमें भी क्या लिखा है, अकर्स इन पेयर, मतलब कि जीन हो या क्रोमोसोम हो, दोनों ही पेयर में मिलते हैं। अब कैसे पेयर में मिलते हैं, जैसे कि 23 पेयर थे अपने पास क्रोमोसोम के। अब 23 पेयर में से मान लो एक क्रोमोसोम ये, दूसरा ये, इसका होमोलोगस ये मैंने बनाया, इसका होमोलोगस ये मैंने बनाया। अगर मैंने कहा कि ये दोनों क्रोमोसोम है, ये भी पहले नंबर का है, मान लो ये भी पहले नंबर का है, एक मदर से आता है, एक सेट मदर से आया, एक सेट फादर से आया। तो अब ये जो मदर से फादर से आए हैं, तो ये पहले नंबर का है मान लो, तो ये भी पहले नंबर का होगा। तो ये एक पेयर हो गया। तो क्रोमोसोम किस में दिखे हमें, पेयर में, तो ये पेयर में दिख गए। अब अभी पता नहीं है कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है, वैसे ये क्रोमोसोम मैंने लिखा हुआ अभी पहले से। अब और क्या होगा इसमें, अगर जीन की बात करें तो मान लो इसके ऊपर ये जीन है, हाइट का, हाइट का जीन है, तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी हाइट का जीन है, इसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कर हम कैपिटल टी भी सकते थे आप, लेकिन इसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये हाइट का जीन इधर भी और इधर भी है, मतलब कि दो जीन हाइट के हैं, तो ये भी पेयर में है क्या, तो हाँ ये भी पेयर में है यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट दोनों के लिए सेम है। दूसरा पॉइंट कह रहा है segregate at the time of gamete formation such that only one of gene pair is transmitted to a gamete। अब इसने कहा कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते हैं और गैमीट में एक ही सेट जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे अगर दो क्रोमोसोम है फर्स्ट नंबर के, तो जब गैमीट बनेंगे तो या तो ये गैमीट में जाएगा या फिर ये गैमीट में जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। यहाँ भी क्या लिखा है, सेग्रीगेट एट द गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमीट। तो यहाँ भी सेम बात लिखी है, तो कि गैमीट में एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। अब इन दोनों लाइनों से तो पता नहीं चला। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जबकि यहाँ पे वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये क्रोमोसोम थे, अभी इसको बड़ा बनाते हैं।
यहाँ एक क्रोमोसोम बना, इसका होमोलोगस बना लेते हैं, ये होमोलोगस बन गया। फिर दूसरा क्रोमोसोम इससे बना लेते हैं, इसका भी होमोलोगस बना लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास 43 क्रोमोसोम होता है, तो एग्जाम्पल के लिए ये पहले नंबर का क्रोमोसोम था, ये जो सेट है पूरा, ये पहले नंबर का क्रोमोसोम था, फर्स्ट। ये पहले नंबर का क्रोमोसोम था मान लो, और ये दूसरे नंबर का पेयर था, पहले नंबर का पेयर और दूसरे नंबर का पेयर। अब इसमें से ये जो पेयर है, इस पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है। तो इसमें ये क्या लिखा है, वन पेयर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। मतलब ये पेयर इस पेयर से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैंने कहा ये पहले नंबर का सेट है, ये दूसरे नंबर का सेट है, इसी तरह से 3 सेट होता है, मतलब 23 पेयर होता है। तो पहले नंबर का पेयर ये था, दूसरे नंबर का पेयर था, तो इन्हीं दोनों में अगर देखें तो कोई सा भी पेयर किसी दूसरे पेयर से टोटली इंडिपेंडेंट होता है। तो कोई भी पेयर किसी दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है। अगर हम जीन की बात करते हैं, तो जीन में क्या होगा कि जैसे एक क्रोमोसोम है कोई भी, ये एक क्रोमोसोम बनाता है, ये एक क्रोमोसोम बनाया। एक क्रोमोसोम बनाने के बाद हमें पता चला कि इसमें मान लो एक जीन ये है, इधर भी बना दिया, दूसरा जीन ये है। अब ये दो जीन जो हैं, इसको मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ, इसको मैं स्मॉल टी लिख देता हूँ, इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, इसको मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ। अब इसमें जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाई दे रहे हैं और ये कैपिटल आर स्मॉल आर दिखाई दे रहे हैं, ये दो पेयर हैं जीन के। अब ये जीन के दो पेयर जो हैं, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे। कैसे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब ये सेग्रीगेट हो सकता है कब? मतलब ये दोनों आपस में किस तरह से लिंक्ड होंगे? अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, अगर इन दोनों जीन के बीच की जो एलील्स हैं, इन दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस अगर कम है, तो ये सेग्रीगेट नहीं हो सकते। तो अगर ये क्रोमोसोम ऐसा हो जाए, एक क्रोमोसोम इसकी कॉपी बना लेते हैं, एक ये, दो जीन यहाँ पे रख दिए, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा बोल देता हूँ। अब फिर से इसको देखते हैं, इसमें लिखा वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है दूसरे पेयर से, जैसा कि क्रोमोसोम की कंडीशन में दिखाई देता है। अब इसको पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर ही इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं एक दूसरे से। जैसे ये पेयर, मतलब ये पेयर और ये पेयर, कैपिटल वाई वाला और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। तो ये पेयर और ये पेयर आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये लिंक्ड जीन हो सकते हैं कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो लिंकेज आ जाएगा।
लिंकेज की वजह से सेग्रीगेट नहीं होंगे, नो सेग्रीगेशन। तो क्योंकि ये लिंकेज की वजह से सेग्रीगेट नहीं होंगे तो सेग्रीगेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या कि ये जो पेयर थे डिपेंडेंट थे लिंकेज की वजह से, ये पेयर लिंकेज की वजह से डिपेंडेंट थे, तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो सकते। तो जबकि यहाँ क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अगर हम एस की बात करें, टी और वाई की बात करें, तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ये एक दूसरे से किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, तो टोटली इंडिपेंडेंट है। और ये इसका ट्रांसफर या इसका सेग्रीगेशन इसके सेग्रीगेशन पे किसी तरह से डिपेंड नहीं है। तो इंडिपेंडेंट पेयर, क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये जीन कहलाएगा, क्योंकि जीन ही इस तरह से फ्लो हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जबकि क्रोमोसोम का जो से पेयर है वो इजीली कभी भी सेपरेट हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ना लिंकेज वाला कुछ आता, जबकि जीन में लिंकेज का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने ये जो टेबल है इसको समझा। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड के बारे में ये बता रहा है। अभी अभी हमने जो सेल डिवीजन का एक छोटा सा ग्राफ जैसा पढ़ा था मियोसिस का, अभी मियोसिस में पॉसिबिलिटीज बताए गए किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिंपल सा हम कलर के अकॉर्डिंग समझते हैं पहले कि ये केस 1 है, ये केस 2 है, दोनों कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कि एक कंडीशन क्या है कि ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ जा सकता है और येलो वाला रेड के साथ जा सकता है। तो हाँ, ऑरेंज ग्रीन के साथ गया, येलो रेड के साथ गया। संभावना ये भी थी कि ऑरेंज रेड के साथ चला जाए, येलो ग्रीन के साथ चला जाए। तो ऐसा इधर हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ कि ऑरेंज रेड के साथ गया, येलो ग्रीन के साथ गया, तो ऑरेंज रेड येलो ग्रीन। तो इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन गई। क्या क्या? ऑरेंज ग्रीन के साथ, येलो रेड के साथ, ऑरेंज रेड के साथ, येलो ग्रीन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है, इसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ कोई भी किसी के भी साथ जाने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑरेंज ग्रीन के साथ है, अब ऑरेंज ये रेड के साथ आ गया। सेम इसी तरह से येलो रेड के साथ था तो येलो ग्रीन के साथ भी आ सकता है। तो मतलब कोई भी किसी के भी साथ जाने के लिए स्वतंत्र होता है। कोई भी क्रोमोसोम, ऐसा कहें कि कोई भी क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये इसको सिंपल शब्दों में भी समझ सकते हैं। मान लो ये एक क्रोमोसोम था, इसे ऊपर से लेके आता है। हाँ, मान लो ये दो पेयर थे क्रोमोसोम के। अब इस दो पेयर में यहाँ पे इसको मैं कैपिटल ए वाला बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल ए वाला बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल बी वाला बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल बी वाला बोल देता हूँ। अब जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनाते समय ये कैपिटल ए वाला कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और कैपिटल ए वाला स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। सेम इसी तरह से स्मॉल ए वाला कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल ए वाला स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। मतलब गैमीट बनाते समय ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ जा सकता है, या फिर ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, यहाँ पे लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। तो ये किसकी बात करी थी? क्रोमोसोम की बात करी थी। अब आगे अगर हम देखें तो सटन और बोवेरी जो थे, तो सटन और बोवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग ऑफ एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to segregation of one pair factor of a pair factor they carried। अब सटन ओबोवेरी ने क्या कहा कि पेयरिंग एंड सेपरेशन
ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पेयरिंग कब होती है? मियोसिस फर्स्ट की जाइगोटिन स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज वन की जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है। सेपरेशन कब होता है उसका? सेपरेशन होता है एनाफेज वन में, तो एनाफेज वन में उसका सेपरेशन होता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, जो सेपरेशन हुआ था एनाफेज वन में, उसी से जो फैक्टर है वो सेग्रीगेट होते थे। अब शटन ने क्या किया? शटन यूनाइट द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर बाद में क्या हुआ कि शटन ने ये सारी जो भी नॉलेज थी, पेयरिंग, सेग्रीगेशन, पेयरिंग कब हुई थी, पेयरिंग जाइगोटिन में हुई थी, सेपरेशन कब हुआ था, सेपरेशन हुआ था एनाफेज वन में, तो और इस सब नॉलेज को सेग्रीगेट, इस सब नॉलेज को इकट्ठा करके इसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला। अब फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, इस आइडिया के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। अब ये जो थॉमस हंट मॉर्गन है, टीएच मॉर्गन, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये जो भी कुछ हमने पढ़ा अभी, क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, एनाफेज में किस तरह से जा रहे थे, एनाफेज वन में, एनाफेज टू में किस तरह से मूव कर रहे थे, और कब इनकी पेयरिंग हुई थी, कब इनका सेपरेशन हुआ था, तो इस सब डेटा के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, साथ में उनके कलीग्स भी थे। अब डिस्कवरी चली किस पे थी इनकी? तो डिस्कवरी इनकी चली थी फ्रूट फ्लाई पे, जिसको ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर बोलते हैं। ये फ्रूट फ्लाई है। अभी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे जब इनकी वो डिस्कवरी चली थी, तो बताया क्या क्या पता चला इससे? विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। अब बहुत सुटेबल चीज मिली, बहुत सुटेबल फैक्ट्स पता चले इसमें, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पता चला? दे कुड बी ग्रोन। अब क्या क्या सुटेबल, कैसे मटेरियल मिला? ये मटेरियल की तरह से अगर इसको देखें तो ये बहुत सही था एक्सपेरिमेंट के लिए। क्यों सही था, अब इसको समझते हैं पहले यहाँ पे। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। ये जो मेलेनोगास्टर थे, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ये मीडियम, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में, सिंपल से सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता था इनको। दूसरा क्या पॉइंट था? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लेज। तीसरा पॉइंट ये कि एक सिंगल मेटिंग से कई सारी प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? कि लेबोरेटरी में आसानी से इनको ग्रो किया जा सकता है किसी भी सिंथेटिक मीडियम पे। दूसरा पॉइंट था कि ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 वीक में कंप्लीट कर सकती हैं। तीसरा था कि ये सिंगल मेटिंग से कई सारी प्रोजेनी को जन्म दे सकती हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है? ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। तो इसमें इजीली मेल और फीमेल का पता लगाया जा सकता है, इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। कैसे? कि जो मेल है वो स्मॉल होता है थोड़ा सा, और फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। Also, it has many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope. जो भी hereditary variations दिखेंगे वो low power microscope से देखे जा सकते हैं। लो पावर माइक्रोस्कोप में हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, उसमें एक ही लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझें तो है क्या, पहले ये समझ लेते हैं।
अगर लिंकेज रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पे देखते हैं तो इसमें दिखेगा क्या कि मान लो ये 2 क्रोमोसोम थे। ये क्रोमोसोम हो गया, इसका होमोलोगस दूसरे कलर से बना लेता है इसका होमोलोगस ही, लेकिन दूसरे कलर से इसलिए बना लिया जिससे कि हमें दिखाई दे जाए। अब हुआ क्या कि मान लो यहाँ पे कोई ए जीन था, यहाँ भी ए जीन होगा। अगर यहाँ पे मैंने कहा कैपिटल ए था तो यहाँ भी कैपिटल ए होगा। अगर मैंने कहा यहाँ पे कैपिटल बी था तो यहाँ भी कैपिटल बी ही होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की कॉपी हैं। ये दोनों क्रोमेटिड्स जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हुए थे, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे की कॉपी हैं, लेकिन ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं। तो अब ये जीन इस पे रिप्रेजेंट करता है दूसरे साइड पे। तो कहा ये स्मॉल ए था तो ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए रहा होगा। ये स्मॉल बी था तो ये भी स्मॉल बी रहा होगा, क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे की कॉपी हैं, एग्जैक्ट सिमिलर है। अब इस तरह से हमने एक पेयर की बात की। अब इस पेयर में होगा क्या कि ये दोनों जाइगोट इन स्टेज में, प्रोफेज वन की जाइगोट इन स्टेज में पास में आते थे। अब जब प्रोफेज वन की जाइगोट इन स्टेज में जब ये पास में आते थे तो इसमें पेयरिंग होती थी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता था, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद पैकाइटिन स्टेज में इसमें क्रॉसिंग ओवर होता था। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता था बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नेम्ड एज रिकॉम्बिनेज। मतलब रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम आता था पैकाइटिन स्टेज में, जो कि इसमें क्रॉसिंग ओवर कराता था। अब क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद होगा क्या कि इसका कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, तो बनने वाला किस तरह से होगा। ये अब क्रॉसिंग ओवर के बाद का बना रहा है। ये क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड बनाया। यहाँ से हमें चेंज दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब इधर बनाते हैं। ये अब इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कैपिटल ए जीन था, यहाँ पे कैपिटल बी जीन था, यहाँ पे स्मॉल ए जीन था, यहाँ पे स्मॉल बी जीन था, जबकि यहाँ पे स्मॉल ए जीन है और यहाँ कैपिटल बी जीन है, यहाँ पे कैपिटल ए जीन है, यहाँ स्मॉल बी जीन है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कैपिटल ए था इधर पहुंच गया है और ये स्मॉल ए इधर पहुंच गया है। तो कैपिटल ए इधर से इधर आ गया, सेम इसी तरह से इधर से स्मॉल ए उठ के इधर आ गया। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ, कुछ हिस्सा क्रोमोसोम का चेंज हो गया, यही होता है रिकॉम्बिनेशन। यही क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। और इस रिकॉम्बिनेशन में अब रिजल्टेंट क्या होगा, जब चार चार ड्यूटर सेल बनेंगी तो चार ड्यूटर सेल बनाते समय एक ड्यूटर सेल में पेरेंटल टाइप जाएगा, दूसरी ड्यूटर सेल में इधर पेरेंटल टाइप। चार ड्यूटर सेल बनती है तो चारों में वेरिएशन देखेंगे।
तो क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ था मटेरियल, तो इसको वापस से इधर चेंज कर देते हैं, इसका भी मटेरियल चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला क्रोमेटिड एक डिओटर सेल में आ गया, ये वाला क्रोमेटिड एक डिओटर सेल में आ गया, जो कि पेरेंट टाइप के थे, पेरेंट जैसे थे, इसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ था। जबकि ये वाला क्रोमेटिड एक डिओटर सेल में गया और ये वाला क्रोमेटिड दूसरी डिओटर सेल में गया, तो ये क्या होगा, ये भी सेम हो, ये दोनों डिफरेंट हो गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गए। जब ये रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गए तो क्या होगा इसमें फिर, तो पेरेंट टाइप कितने बने, 50% पेरेंट टाइप और 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये डॉटर सेल्स हैं चारों, डॉटर सेल्स। अब ये हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब आगे हम बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में हुआ क्या। तो रिकॉम्बिनेशन समझा, अब लिंकेज क्या है, कि जब इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए की जगह पे चला गया था, स्मॉल ए कैपिटल ए की जगह पे चला गया था। अगर ये जीन के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इस जीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये कम होगी तो लिंकेज बढ़ जाएगा। मतलब जब लिंकेज बढ़ जाएगा तो ये इसको इधर जाने नहीं देगा, ये एक दूसरे को आपस में बाइंड करके रखेंगे। सिंपल सा अगर मैं कहूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूं कि ये जो दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम, इसको इधर लेके आता है, ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है इसमें मान लो एक जीन ये ए है, एक जीन ये बी है। ये दोनों जीन नॉन एलिलिक हैं। कैसे हैं, नॉन एलिलिक जीन है। नॉन एलिलिक जीन है तो मतलब क्यों है ये नॉन एलिलिक जीन, इसको यहां से हटा के स्मॉल ए स्मॉल बी कर देते हैं। तो ये इसके साथ नॉन एलिलिक जीन, ये इसके साथ नॉन एलिलिक जीन, क्योंकि करेक्टर दोनों का डिफरेंट है। जबकि ये इसके साथ एलिलिक जीन है और ये इसके साथ एलिलिक जीन है, तो ये दोनों आपस में एलिलिक जीन होंगे और ये दोनों आपस में नॉन एलिलिक जीन होंगे। नेक्स्ट क्या है कि अब ये जो नॉन एलिलिक जीन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ। अब ये जो डिस्टेंस है अगर ये कम हो जाएगी तो ये दोनों नॉन एलिलिक जीन एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे। तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके रखेंगे और दूसरे जीन को एक्सचेंज में नहीं जाने देंगे। मतलब दूसरे जीन को क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे दूसरे क्रोमोसोम में, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम के पास नहीं जाने देंगे, एक्सचेंज नहीं होने देंगे जेनेटिक मटेरियल को। तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगी तो लिंकेज बढ़ जाएगा। होगा क्या, पहले तो डिस्टेंस जो होती है उसको सेंटीमॉर्गन में नापते हैं। डिस्टेंस को हम सेंटीमॉर्गन में नापते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लिखें तो अगर जीन के बीच की नॉन एलिलिक जीन, जैसे कि ये दोनों नॉन एलिलिक जीन है, इन दोनों बीच की बात तो चल रही है, तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो लिंकेज कम हो जाएगा। तो लिंकेज के इनवर्स में पहुंच गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज कम हो जाएगा। अगर लिंकेज कम हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। और लिंकेज बढ़ गया तो क्या होगा, ये सब कम हो जाएंगे। अगर लिंकेज बढ़ा तो क्रॉसिंग ओवर घट जाएगा, क्रॉसिंग ओवर घट जाएगा। क्यों घटेगा, कि अगर लिंकेज बढ़ गया तो ये जीन इस जीन को, मतलब ये दोनों नॉन एलिलिक जीन जो हैं ये एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे, एक्सचेंज नहीं होने देंगे। जब ये एक्सचेंज नहीं होने देंगे तो इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट टाइप बने थे वो नहीं बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। तो अगर लिंकेज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा, और क्रॉसिंग ओवर घट गया तो क्या होगा,
रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर लिंकेज बढ़ा तो रिकॉम्बिनेशन भी घट जाएगा। रिकॉम्बिनेशन भी घट जाएगा। और अगर रिकॉम्बिनेशन घटा तो पेरेंट टाइप बढ़ जाएंगे। तो अगर लिंकेज बढ़ेगा तो क्या होगा, पेरेंट टाइप का, क्योंकि अब जब एक्सचेंज होगा ही नहीं तो ऐसे बनेंगे नहीं, तो सभी ऐसे रह जाएंगे। तो ये कैसे थे, पेरेंट टाइप थे। तो लिंकेज अगर बढ़ेगा तो पेरेंट टाइप भी बढ़ जाएंगे, पेरेंटल टाइप भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमें समझ आया कि लिंकेज से किस तरह से डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज कम हो जाएगा, लिंकेज अगर बढ़ा, लिंकेज कब बढ़ेगा, जब डिस्टेंस घटेगी, डिस्टेंस कम लिंकेज ज्यादा। लिंकेज ज्यादा मतलब क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज ज्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज ज्यादा मतलब पेरेंट टाइप ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमने समझा। अब जो डिस्टेंस है जीन के बीच की, उसको सेंटीमॉर्गन में नापते हैं। तो हमें याद रखना है, एक सेंटीमॉर्गन में नापते हैं, उसको मैप यूनिट में भी नापते हैं। डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन जीन, कौन से, नॉन एलेलिक जीन, डिस्टेंस बिटवीन नॉन एलेलिक जीन मेजर्ड इन सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट, मैप यूनिट। तो इसमें हम नाप सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक मैप यूनिट अगर डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, 1% रिकॉम्बिनेशन। एक मैप यूनिट अगर डिस्टेंस है तो 1% रिकॉम्बिनेशन होगा। ये हमें याद रखना है। इसी तरह से फिर स्टोइकियोमेट्री लगाते जाएंगे। 2 मैप यूनिट हो गया तो 2% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, 3 मैप यूनिट हो गया तो 3% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, 10 मैप यूनिट हो गया तो 10% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो 10% रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे। अब इस तरह से ये समझा हमने। नेक्स्ट हम इसमें बात देखेंगे कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बनेंगे, 50%। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ये जो क्रोमोसोम थे, इसमें अगर काउंटिंग वाइज देखें तो टोटल 4 क्रोमेटिड हैं। 4 क्रोमेटिड्स में से 2 क्रोमेटिड्स पेरेंटल टाइप हैं। 4 क्रोमेटिड्स में से 2 क्रोमेटिड पेरेंटल टाइप है, जिसमें एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, पेरेंट जैसे। तो 4 में से 2 मतलब 50% तो पेरेंट टाइप। तो मैक्सिमम किस में हो सकता है, इन 2 में। तो मैक्सिमम कितना हुआ, 50%। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50%। जब 50% मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन है तो बाकी तो सारे कैसे बचे थे, पेरेंट टाइप। अगर मिनिमम रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो मिनिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बनेंगे। अगर लिंकेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, डिस्टेंस बहुत कम हुई, मतलब लिंकेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो किसी को भी एक्सचेंज में नहीं जाने देगा। तो हम कह देंगे मिनिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप 0%। क्योंकि जब एक्सचेंज हुआ ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन 0% बन जाएगा। अगर हम कहें कि मैक्सिमम पेरेंट टाइप, मैक्सिमम पेरेंटल टाइप, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 100%। क्यों, जब ये मिनिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप थे जो कि 0% है, तो सारे जो भी बचे वो 100% पेरेंट जैसे ही तो होंगे। इसीलिए मैक्सिमम पेरेंट टाइप, जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। जब रिकॉम्बिनेंट मिनिमम होगा तो पेरेंट मैक्सिमम होगा। तो पेरेंट टाइप कितने हो गए, 100%। सेम इसी तरह से ये अगर मिनिमम पेरेंट टाइप पूछा तो मिनिमम पेरेंटल टाइप अगर पूछा तो मिनिमम पेरेंटल टाइप हो गया 50%। क्यों, जब रिकॉम्बिनेंट टाइप मैक्सिमम होगा
तभी तो पेरेंट टाइप मिनिमम होगा। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप मैक्सिमम कितना है 50%, तो पेरेंटल टाइप कितना हो जाएगा मिनिमम 50%। एक मैप यूनिट में 1% रिकॉम्बिनेशन, 2 मैप यूनिट में 2% रिकॉम्बिनेशन, 3 मैप यूनिट में 3%, 10 में 10, इसी तरह से चलता चला जाएगा आगे। अगर हमसे कहा 50 मैप यूनिट डिस्टेंस, तो 50% रिकॉम्बिनेशन। अगर हमसे कहा 60 मैप यूनिट, तो भी 50% ही रिकॉम्बिनेशन होगा। रीजन क्या है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50%। चाहे चाहे उसके बाद डिस्टेंस कितनी भी हो, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50% ही होगा। यहाँ पे इस तरह से हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा। अब इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप अपॉन टोटल टाइप इंटू 100, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बने अपॉन टोटल टाइप कितने थे इंटू 100, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी हमने लिंकेज पढ़ा, हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा। कहाँ होता है ये रिकॉम्बिनेशन, अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकाइटिन स्टेज में होता है। तो पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहीं पे ये रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो हमने पढ़ा इसको हम इस क्रॉस की मदद से समझते हैं। यहाँ पे सिंबल्स अगर इस क्रॉस को देखें तो ये कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई प्लस और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू प्लस। अब इसमें है क्या, ये वाई डब्ल्यू वाले जो जीन थे इसके बीच की डिस्टेंस और डब्ल्यू और एम वाले जो जीन हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी डिफरेंट है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा क्योंकि लिंकेज बढ़ गया। डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा, डिस्टेंस कम लिंकेज ज्यादा, लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, रिकॉम्बिनेशन कम तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कम। जैसे डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन लिंकेज ज्यादा होगा, लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप भी कम बनेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने दिख रहे हैं 1.3%, जबकि पेरेंट के जैसे रह गए थे बाकी सारे, तो 98.7% पेरेंट टाइप है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है 1.3%, 98% कौन है 98.7% पेरेंट टाइप। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि डिस्टेंस कम होने से रिकॉम्बिनेशन घट गया। जबकि यहाँ क्या था, डिस्टेंस बढ़ी, लिंकेज वीक हो गया, लिंकेज वीक होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। अब रिकॉम्बिनेशन कितना बढ़ गया, पहले था 1.3%, अब हो गया 37.2%। और पेरेंटल टाइप घट गए, पहले 98.7% थे, अब 62.8% पेरेंट टाइप रह गए। तो इस तरह से ये हुआ रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज। तो लिंकेज घटेगा तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन घटेगा तो लिंकेज बढ़ेगा। तो मतलब लिंकेज ज्यादा होने पे रिकॉम्बिनेशन घट जाता है और लिंकेज कम होने पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन भी कम हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से शुरू करेंगे। थैंक यू।